हाँ तो बच्चों, अब पढ़ते हैं अपन लॉन्ग आंसर की तरफ। भाई लॉन्ग आंसर करने हैं हमें सारे। ये कहा भाई, लॉन्ग आंसर करने हैं अब हमें। तो बच्चों, पहला लॉन्ग पूछा गया है। राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। मतलब जर्मन का जो यूनिफिकेशन हुआ था, उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखो भाई। चलो भाई लिख देंगे, हमें हमें क्या दिक्कत आ रही। एक बच्चों इसमें टॉपिक यूज़ किया गया है यूनिफिकेशन वर्ड। यूनिफिकेशन को हम डिफाइन कर देते हैं, जिससे कि हमारा आंसर बढ़िया लगेगा और बड़ा भी लगेगा थोड़ा। भाई थोड़ा बड़ा भी तो लगेगा आंसर हमारा इससे, जर्मन यूनिफिकेशन से। चलो अब यूनिफिकेशन को पढ़ते हैं। मीन्स द एक्ट और प्रोसेस और रिजल्ट ऑफ ब्रिंगिंग और कमिंग टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट एंड ग्रुप। मतलब ये कह रहा है भाई, अरे यार कैसे हो गया। ये कह रहा है यूनिफिकेशन का मतलब बच्चों ये होता है कि यूनिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि ब्रिंगिंग और कमिंग टुगेदर, मतलब हम काफ़ी पार्ट्स को एक साथ मिला के एक सिंगल यूनिट या फिर एक ग्रुप बना देते हैं। मीन्स ओनली कमिंग टुगेदर, सबका एक साथ जुड़ जाना ही यूनिफिकेशन कहलाता है। ठीक है। अब आता, अब हम वही यूनिफिकेशन ऑफ जर्मन पढ़ रहे हैं, तो जर्मन के बारे में जर्मन है ना। हाँ। अब आता है बच्चों फ्रैंकफुर्ट पार्लियामेंट 1848। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा बढ़िया भाषा में भाई। द फ्रैंकफुर्ट पार्लियामेंट ट्राइड इट्स बेस्ट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मन अंडर द लीडरशिप ऑफ किंग प्रूशिया, बट इट फेल्ड। मतलब फ्रैंकफुर्ट पार्लियामेंट ने भाई 1848 में खूब मेहनत करी कि भाई हम जर्मन का यूनिफिकेशन कर पाए। किसके लीड, उस टाइम पे लीडर कौन था? किंग प्रूशिया। किंग प्रूशिया लीडर था उस पार्लियामेंट का। पर भाई फिर भी वो क्या हुए, फेल्ड हो गए। एक बार और बता देता हूँ। फ्रैंकफुर्ट गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने भाई अपना बेस्ट ट्राई किया किस चीज़ के लिए, जर्मन जर्मन यूनिफिकेशन के लिए, पर वो क्या हो गए, वो हो गए बच्चों फेल्ड। उस टाइम पे उनका लीडर कौन था? किंग प्रूशिया। अब किंग प्रूशिया ने सारी जिम्मेदारी किसके हाथों ली? अपने ऊपर। यूनिफिकेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रूशिया। किसके लीडरशिप किसकी थी यूनिफिकेशन में? अब की बार थी प्रूसिया की। प्रूसिया ने सारा जिम्मा अपने ऊपर लिया। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रूसिया टुक on the leadership of the movement for national unification. Otto von Bismarck was the architect of the process and carried out the movement for national unification with the help of Prussia army and get unified German. अब क्या हुआ? प्रूसिया ने बच्चों एक, अब प्रूसिया ने ली लीडरशिप किस चीज़ की? मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। नेशनल यूनिफिकेशन मूवमेंट की लीडरशिप किसने ली? प्रूसिया ने। उसका जो देख मतलब रक्ष वो था कि कैसे क्या हो रहा है, क्या मूवमेंट चल रहा है, किस तरीके से सब चीज़ देख रेख किसके हाथों में थी? ओटो वॉन विस्मार्क। ओटो वॉन विस्मार्क वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। और वो और ओटो वॉन बिस्मार्क ने कैरी आउट किया, मतलब कि सब चीज़ को आगे चलाया। मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन, नेशनल यूनिफिकेशन का मूवमेंट आगे को चलाया। किसने चलाया? ओटो वॉन बिस्मार्क ने। क्यों? क्योंकि वो था आर्किटेक्ट फॉर दिस मूवमेंट। Otto carried out the movement for national unification with the help of Prussia army and get unified German. ओटो वॉन बिस्मार्क और प्रुशिया आर्मी की हेल्प से भाई जर्मन को यूनिफाइड कर दिया। अब जर्मन की यूनिफिकेशन हो गई। बच्चों इस क्वेश्चन में यही है। एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। यूनिफिकेशन का मीन होता है कमिंग टुगेदर, या मतलब किसी भी ग्रुप, मतलब किसी भी चीज़ को हम सिंगल ग्रुप या फिर सिंगल यूनिट में ला दें तो उसे यूनिफिकेशन बोलते हैं। यूनिफाइड हो जाना मतलब बहुत दलों का एक साथ मिल जाना। फ्रैंकफुर्ट पार्लियामेंट थी 1848 में, जो जिसने अपना बेस्ट ट्राई किया यूनिफिकेशन के लिए जर्मन की। और उस टाइम पे उनका लीडर था किंग प्रूशिया। बट वो क्या हुए बच्चों? फेल्ड हो गए। फिर प्रूसिया ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और फिर एक पार्लियामेंट, अब एक नया मूवमेंट बनाया जो कि था नेशनल यूनिफिकेशन मूवमेंट। प्रूसिया टुक ऑल द लीडरशिप ऑफ द इसकी मूवमेंट की। और ओटो वॉन बिस्मार्क इसका बच्चों आर्किटेक्ट था। आर्किटेक्ट बोलते हैं देख मतलब देख रक्षक जो होता, मतलब जो सबकी मतलब जो देख रेख वाला आदमी होता, वो था ओटो वॉन बिस्मार्क उस टाइम पे इस मूवमेंट का। और फिर प्रूसिया आर्मी की हेल्प से इन्होंने क्या कर दिया? जर्मन को यूनिफाइड कर दिया। बच्चों यही आंसर था।
अब आता बच्चों अपना अगला क्वेश्चन, जो कि है हाईलाइट द मेन रीजन फॉर डेप्लीशन ऑफ वाटर लेवल इन इंडिया। कि पानी का जो लेवल रोज रोज नीचे घट रहा है भाई, उसके कुछ मेन फीचर्स बताओ जिससे कि हमें पता चल पाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं भाई। अब हम पहले टॉपिक डालेंगे। पहले ऐसे भी लिख सकते हैं कि दीज आर द मेन रीजन फॉर डेप्लीशन ऑफ वाटर लेवल इन इंडिया। यहाँ पे लिख देंगे हम इस लाइन को। फिर हम लिखेंगे पहला ये हेडिंग, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, the higher number of industry will require more water for their daily use, which will attack ground water level। मतलब अगर ज़्यादा इंडस्ट्री होगी तो बच्चों उन्हें भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी मतलब उनके डेली के काम के लिए, तो क्या होगा, वाटर लेवल इससे भी अटैक्ट होगा। मतलब इससे भी तो कम होगा ना ये पानी का लेवल, क्योंकि जब सब इंडस्ट्रीज ज़्यादा यूज़ करेंगी पानी का तो पानी का लेवल कम होगा, ग्राउंड वाटर। सेकेंड आता है बच्चों टॉपिक, इंक्रीज पॉपुलेशन, the higher number of individual, the higher the need for daily use, which will lead to a decrease ground water। मतलब जब ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो हायर नंबर ऑफ इंडिविजुअल मतलब ज़्यादा जने होंगे। भाई जब ज़्यादा जने हो जाएंगे तो ज़्यादा ही वो होगा उसका यूज़। ज़्यादा बच्चों अगर इंडिविजुअल होंगे तो ज़्यादा ही उनका डेली का यूज़ होगा पानी का। जैसे अब अगर हम हैं तो हम अगर 5 लीटर यूज़ कर रहे हैं, अगर भाई 50 जने हो गए तो कितना लीटर कर देंगे भाई, 150 वो 250 लीटर यूज़ कर देंगे हम। तो जितने ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ही पानी का यूज़ होगा, तो इससे क्या होगा, ग्राउंड लेवल डिक्रीज़ होगा, वो ग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज़ होगा। अब अच्छा कौन सा पॉइंट है वो, थर्ड। अब आता है बच्चों थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट होता है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। In a way, an increasing number of agriculture field will help the population, but more number of the field will lead more irrigation system leads to depletion of water level। मतलब अगर हमारा एग्रीकल्चर फील्ड्स का नंबर बढ़ता है तो वो पॉपुलेशन के लिए तो होगा बढ़िया, कि भी हम अच्छा खासा अनाज वनाज खा पाएंगे, सबको किसी को भूखमरी ना होने की। पर ज़्यादा नंबर खेत भी हमारे वाटर लेवल को कम करते हैं, क्योंकि जो एग्रीकल्चर फील्ड्स होते हैं उन्हें एक अच्छा इरिगेशन सिस्टम चाहिए, मतलब सिंचाई का अच्छा सिस्टम चाहिए, तो भाई क्या होगा, पानी का लेवल जरूर घटेगा। इससे वो तो नॉर्मल सी बात है। यही है बच्चों, इसमें तीन यही लॉन्ग में लिख दिया और थोड़े बड़ा बड़ा के, जैसे मैंने बता दिया अपने ऊपर से लाइनें यूज़ कर सकते हो। ये 3 पॉइंट मेन है और बाकी ऐसे नीचे लिख देंगे हम, ऑल दीज ऑल दीज पॉइंट्स आर डिफ्लेक्ट वो डेफिनेशन ऑफ वाटर लेवल इन इंडिया, और एक दो लाइन अपने ऊपर से लिख दिया, बात खत्म। पूरा क्वेश्चन तैयार है भाई बन के तुम्हारा। अब आता है बच्चों सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जो कि है शायद यही है, what are the main differences between फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटरी वन। मतलब यूनिटरी गवर्नमेंट में और फेडरल गवर्नमेंट में क्या अंतर होता है। चलो भाई पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर हम एक बांटते हैं सबको। तो गवर्नमेंट एक होती है यूनिटरी एंड फेडरल। पहले हम पढ़ते हैं बच्चों फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। पावर का डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, कि पावर एक के पास नहीं है, सबके ऊपर बटी हुई है। तो पावर किस किस में बटी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को ही बच्चों हम क्या बोल देते हैं, यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट एक होती है। अब पावर भी तो बच्चों किसी न किसी आधार पे बटी हुई होगी, ऐसा तो नहीं है कि भाई इतनी पावर इस पे है उतनी पावर उस पे है, ना भाई। पावर होती है बच्चों बटी हुई ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड। मतलब संविधान के आधार पर वो बटी होती पावर्स स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है। अब आता सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डील सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट डील्स विद एरियाज लाइक डिफेंसेस। मतलब सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट कहाँ पे डील करती है, डिफेंसिस एरियाज में। और स्टेट गवर्नमेंट विद मैटर्स सच एज पुलिस और ट्रेड्स। और स्टेट गवर्नमेंट किस में करती है, पुलिस पुलिस का जो मामले होते हैं उसमें करती है स्टेट गवर्नमेंट डील। अब आता हो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। A unitary government is that form of government in which the power are concentrated in hand, center not state। मतलब अब इसमें जो है बच्चों
जो यूनिटरी फॉर्म गवर्नमेंट होती है, यूनिटरी गवर्नमेंट वो होती है जो पावर को मतलब एक ही है हाथ में रखती है, मतलब स्टेट स्टेट वो सेंट्रल के पास रखती है, स्टेट के पास कोई पावर नहीं होती। जो भी पावर होती है वो किसके पास होती है, उसके सेंटर और यूनियन के पावर। यूनिटरी, यूनिटरी मीन्स यूनियन, यूनियन क्या होता है, स्टेट, वो सेंट्रल, तो सेंट्रल के पास ही होगी सारी पावर। पावर सेंटर के पास, स्टेट के पास कुछ नहीं, बस स्टेट के पास कुछ भी नहीं होने का, बस पावर होगी सारी सेंटर के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन स्टेट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, मोर पावरफुल होती है देन स्टेट से। भाई ऑब्वियस सी बात है, यूनिटरी फॉर्म गवर्नमेंट में तो यही होगा। अब इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जा सकता। एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल गवर्नमेंट, इसमें एग्जिस्टेंस किसका होगा, बस सिंगल गवर्नमेंट का। कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिटर्न और अनरिटर्न, मतलब जहाँ जहाँ पे यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न होगा, कहीं कहीं का अनरिटर्न भी हो सकता है। जैसे न्यूयॉर्क या शायद कोई सा ऐसा देश है जिसका अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन वो नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, पर उसके उस देश में जो फॉलो होती है वो गवर्नमेंट है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें इतना ही है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, जो कि है, अरे कौन सा लास्ट है, डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ द, ये है बच्चों, डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ लेबर्स ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। बच्चों अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है ये तुम्हें पता होगा थोड़ा बहुत। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जो एक टाइप से जो सेक्टर गवर्नमेंट में लिस्टेड नहीं होता, जिसे ठेकेदार अपने हिसाब से चलाता है। जब अपने गांव देहात में घर बनते हैं तो एक ठेकेदार आता है जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से साइंड होता। वो होता है कि मतलब अपने मुंह जवानी बात पे काम करते हैं, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नहीं होता। अब चलो पढ़ते हैं इसका आंसर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में ही बताएंगे। इन दिस सेक्टर देर इज नॉट एनी गवर्नमेंट रोल इन दिस, सो अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज द टोटली डिपेंड्स ऑन द ओनर ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई भी गवर्नमेंट का रोल नहीं होता। इसमें बस सेक्टर जो टोटली डिपेंड्स होता है ओनर पे, कि कौन उसका ठेकेदार है, मतलब कौन ओनर है, जो जो भी ओनर है उसकी मनमर्जी चलती है, उसके हिसाब से सारा काम होता। ठीक है। The unorganized sector has not any rule or regulation in this sector, and any owner, only owner rule and regulation are present। मतलब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है बच्चों, उसमें कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं होता। सारे जो रूल एंड रेगुलेशन होते हैं वो होते हैं ओनर के, कि अगर उन्होंने कह दी आज शाम को 6 बजे छुट्टी होगी तो 6 बजे होगी, ऐसा नहीं है। मतलब आज शाम को कह दी 9 बजे छुट्टी होगी तो बच्चों 9 बजे छुट्टी होगी, ऐसा नहीं है 9 to 5 अपनी जॉब करके अपने घर को चल दिए। भाई ऐसा नहीं होता। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वो सब ऑर्गेनाइज सेक्टर की बातें होती है, क्योंकि इसमें ना ही कोई रूल होता, ना ही कोई रेगुलेशन, ना ही गवर्नमेंट इसमें अपना कुछ, मतलब गवर्नमेंट अपनी चला सकती है इस सेक्टर में। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज द नॉट अ सेक्टर विच इज रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होता है जो गवर्नमेंट पे रजिस्टर्ड नहीं होता। उनका काम होता है, जो भी काम वो करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले, उनका कोई भी काम गवर्नमेंट पे वो नहीं होता रजिस्टर। अब आता प्रॉब्लम विद अनऑर्गेनाइज सेक्टर। क्या क्या प्रॉब्लम होती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर वालों को। वर्कर वर्किंग आवर्स नॉट फिक्स, मतलब जो कर्मचारी होते हैं इस सेक्टर में उनके जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो नहीं होते, फिक्स नहीं होते। मतलब जब ओनर की मर्जी होगी उन्हें जब भेजता है, जब मर्जी नहीं होगी जब नहीं भेजता। कभी कभी ऐसा होता है कि ये 10-10 घंटे काम करते हैं, कभी कभी 12 घंटे, कभी कभी 9 घंटे। मतलब इनकी कोई वर्किंग आवर फिक्स नहीं है कि हमें 8 घंटे जॉब करनी है या कितने घंटे जॉब करनी है। और सेकंड पॉइंट, वर्कर सैलरी वॉज नॉट फिक्स। भाई वर्कर की सैलरी फिक्स नहीं होती कि तुम्हें 10,000 मिलने तो 10,000 मिलते रहेंगे, नहीं भाई, कभी कभी ये 7-8 भी दे देते हैं। इनका मतलब कुछ भी फिक्स नहीं होता, क्योंकि ये गवर्नमेंट के पास लिस्टेड ही नहीं है, तो ये अपना कहीं कोई केस भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। भाई वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है, वर्किंग सैलरी फिक्स नहीं है। थर्ड आता बच्चों, एनी टाइप ऑफ हॉलीडे नॉट गिवन, मतलब कोई भी तरीके का हॉलीडे ये इन्हें नहीं मिलता। किन्हें नहीं मिलता बच्चों, जो ये इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करते हैं, लेबर्स। मतलब लेबर्स की बात चली ना कि प्रॉब्लम लेबर्स के साथ क्या क्या होती है, तो बच्चों यही होती है, इनके साथ मारपीट हो जाती है। इन्हें कोई भी हेल्थ हेल्थ वाला पॉइंट है शायद। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर डू नॉट हैव एनी बेसिक सर्विस लाइक हेल्थ एजुकेशन एंड फूड। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले वर्कर्स को बच्चों ना ही तो किसी तरीके की सर्विस दी जाती है, जैसे बेसिक सर्विस होती है हेल्थ की, एजुकेशन एंड फूड।
ना इन्हें बढ़िया खाना मिल पाता है, ना ही बढ़िया एजुकेशन मिल पाती है भाई, और ना ही बढ़िया हेल्थ, कुछ भी हेल्थ केयर मिल पाती है, ना ही किसी तरीके का फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है फ्रॉम दिस सेक्टर। अब जो लास्ट पॉइंट आता है, द पीपल फेसिस द, हाँ, द पीपल फेसिस द रूड बिहेवियर ऑफ द ओनर। मतलब इन्हें सबका रूड बिहेवियर फेस करना पड़ता है हर टाइम। इन्हें इन्हें कोई भी डांट के चला जाए, कोई भी कुछ भी कर दे भाई, तो इन्हें बहुत दिक्कत है, ये बात तुम भी जानते हो। चलो अब मैं इसका जो भी ये पीडीएफ होगा बच्चों, मैं इस पे अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जाओ जाके भाई देखियो, और बढ़िया लगेगा सब चीज़।